वेलकम टू द zoology क्लास एंड लेट मी रिकॉल यू कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। एनिमल किंगडम ये शुरू किया था और उसमें कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने कवर भी किए थे, इंक्लूडिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द वेरी फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा एंड द सिलेंट्रेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे आगे चलेगा, दैट इज उसमें फॉलो क्या करेंगे हम लोग। सेम चैप्टर का नाम क्या है, एनिमल किंगडम, with two phylums. We will cover today two phylums, successive Ctenophora and Platyhelminth. So before I start discussing about Ctenophora शुरू करें, Platyhelminth को समझें, तो एक बार जरा सा पीछे देखेंगे कि क्या रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो रही है तो फाइलम्स का सीक्वेंस क्या है जो कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में लगाया गया है, एंड देन फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो लेट अस रिकॉल किंगडम, दैट इज एनिमेलिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ किंगडम की, तो किंगडम हमारा कौन सा है, एनिमेलिया किंगडम है। एनिमेलिया किंगडम में अगर आप देखते हैं तो हम लोगों ने जो पहला वीडियो था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट 2 वो अगर आप देखें तो एनिमल में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा कि कॉर्डेट्स अलग दिख रहे थे एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो ये पहला वीडियो आप देखेंगे कि ये एक हाइपोथेटिकल एनिमल है जिसमें एक प्राइमरी स्केलेटन आपको दिख रही थी, दैट वाज कॉल्ड व्हाट, दैट वाज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, दैट इज सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रही थी हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड को, हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड को सपोर्ट कर रही थी, और हम उनको कह रहे थे कॉर्डेटा। सबसे पहले ये कॉर्डेटा कह रहे थे। जो बच गए जिनके पास ये हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करने वाले क्या नहीं थे, नोटोकॉर्ड नहीं है, उनको आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। इसका मतलब वो प्रिमिटिव एनिमल है, तो उनको आपने क्या कहा, उनको आपने कहा नॉन कॉर्डेट्स, उनको आपने कहा नॉन कॉर्डेट्स, उनको आपने कहा नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में जो वेरी प्रिमिटिव फाइलम है वो हमने जो सबसे पहले कवर किया है, वो कौन सा कवर किया है, वो हमने कवर किया पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, पोरीफेरा विच आर सेसाइल प्रिमिटिव एनिमल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सा कवर किया है, हमने कवर किया उसके बाद सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद आज हम क्या कवर करना शुरू करेंगे, टीनोफोरा। बट उसको कवर करने से पहले ही हम देख लेते हैं कि पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा, जिससे कि हमारे माइंड से चीजें स्किप ना हो और हम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में देखें। सिलेंट्रेटा के बाद आज हम कवर करेंगे टीनोफोरा के बाद कवर करेंगे हम क्या, टीनोफोरा के बाद आएंगे फ्लैटवर्म्स, इसको भी कवर करेंगे आज हम लोग। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैटवर्म के बाद कौन आएंगी, जिसको हम लोग आगे कवर करते चलेंगे, दैट इज कौन आएंगे, राउंडवर्म्स में जो फाइलम है वो कौन है, रिकॉल करिए, एस्कीहेलिमेंट्स आएंगे। और एस्कीहेलिमेंट्स के बाद नॉन कॉर्डेट्स में भी, इनको हम बोलते हैं लोअर नॉन कॉर्डेट, उसके बाद हम पढ़ते हैं हायर नॉन कॉर्डेट, वी गो फॉर द हायर नॉन कॉर्डेट्स हम उनको बोलते हैं, क्योंकि उनमें बेसिक सिस्टम्स डेवलप हो जाती हैं। ऑल्दो हमें इतना डिटेल क्लासीफाई नहीं करना है, बट यहाँ से मैंने कलर कोड इसीलिए चेंज किया है कि इसके बाद हम आप पढ़ेंगे क्या, एनिलीडा, इसके बाद हम आप कवर करेंगे एनिलीडा, एनिलीडा कवर करने के बाद कवर करेंगे हम क्या, वी विल कवर आफ्टर दैट एनिलीडा कवर करने के बाद क्या कवर करेंगे हम, सबसे बड़ा फाइलम जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज्यादा स्पीसीज है, कौन सा करेंगे हम, आर्थ्रोपोडा कवर करने के बाद सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज्यादा स्पीसीज सेकेंड नंबर पे
किस पे कवर करेंगे हम लोग? मोलस्का कवर करेंगे, और मोलस्का कवर करने के बाद एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम, दैट इज व्हाट? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कवर करने के बाद वो फाइलम जो पहले कॉर्डेट्स के साथ था अब नहीं है, नाउ इट इज अ फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट, दैट इज व्हाट? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, और जब आप उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़ रहे होंगे फाइलम वाइज एनिमल्स के, तो आपको दिखेगा कि उनमें इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इधर जब आप चलेंगे तो आपको यहां पर 3 सब फाइलम्स दिखेंगे, 3 सब फाइलम्स, जिसको हम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो आपको दिखेगा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बाद आपको दिखेगा सिफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद दिखेगा मोस्ट डाइवर्स सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, यस, हम लोग कहीं यहीं आते हैं आगे चल के, जब हम पढ़ेंगे नैथोस्टोम्स, टेट्रापोडा, तो हम लोगों को जो इंसान है हम वो क्लासिफाई होंगे इस साइड पर होंगे, वर्टिब्रेटा में। तो ये सीक्वेंस हम आप फॉलो कर रहे हैं, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर बुक सीक्वेंशियली एज पर द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो सारी बुक्स में आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, इसको आप अपने आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फाइलम्स, कि हम हर फाइलम में एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। तो बहुत आसान है इसको समझना, कि जैसे आपने पोरीफेरा में पहले पढ़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लोग उसके कहाँ वो मिलेगा, वो किस तरह के हैबिट्स शो करता है, कैसे फिल्टर फीडिंग करता है। सिमिलरली सिलेंट्रेटा में, तो यहाँ पर भी मैं आपको टीनोफोरा में बढ़ने से पहले एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि हर फाइलम में बेसिकली आप किन चीज़ों को ध्यान देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी ये समझने में। इट विल मेक यू ईजी टू अंडरस्टैंड कि हमें किन बातों को पहले ध्यान देना है। सबसे पहले जो हम कवर कर रहे हैं वो किसी भी एनिमल का हैबिटेट कवर करते हैं हम लोग, कि वो कहाँ मिल रहा होता है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि वो कहाँ रहता है, अगर एरियल है तो ये तो समझ में आ जाता है कि वो एरियल ब्रीदिंग करता होगा। अगर वो एक्वेटिक है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो गैसेस एक्सचेंज वाटर से ही करता होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर फिश जो है वो हमेशा हवा से सांस लेती है। देयर आर सर्टेन फिशेस दैट हैव एक्सेसरी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन। तो फिश बोलते ही आपको समझ में आ जाता है। तो हैबिट एंड हैबिटेट हम सबसे पहले कवर करते हैं। हम सबसे पहले जो कवर करते हैं वो कवर करते हैं कि वो रहता कहाँ है। हैबिटेट यू कॉल वास स्थान, इट्स उसके रहने की जगह। अकॉर्डिंगली हम उसका कवर कर लेते हैं हैबिट्स, कि वो कैसे शिकारी है, अगर है तो वो कैसे शिकार पकड़ता है, वो कैसे उसको फीड करता है। जैसे आपने इस सिलेंट्रेट्स में पढ़ा कि उनके पास होते हैं नीडो ब्लास्ट्स जो शिकार करने में भी उनको मदद करते हैं। देन आफ्टर बिल्कुल ह्यूमन में, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे सिस्टम में सबसे पहले आपको कौन सा सिस्टम पढ़ाया गया था? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें फूड कैप्चर करना है या फूड को कैसे एनगल्फ करना है, या हम इंसान तो डायरेक्ट उसको कुक करके खा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं। तो उसके बाद हमें उसका देखना होता है बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स। अगर हम एडवांस एनिमल के बारे में बात करते हैं तो उसके पास सारे सिस्टम्स हैं, तो हमें उसको सारे सिस्टम्स पे ध्यान देना पड़ता है। बट अगर हम लोअर में देखते हैं तो वहां पर सारे सिस्टम नहीं मौजूद होते हैं। दैट्स वाई आई जस्ट टोल्ड यू कि यहां पर मैंने कलर कोडिंग भी किया था कि इनको हम लोअर नॉन कॉर्डेट बोल रहे हैं, क्योंकि सारे बेसिक सिस्टम्स जो हायर एनिमल्स में है वो इनमें नहीं है। जबकि ये जो ग्रीन से मैंने इधर शो किया है कि इनके पास बेसिक सर्कुलेटरी एंड अदर सिस्टम्स जो इनके पास डेवलप हो चुकी हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखते हो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये देखना होता है। एक बार रिकॉल करेंगे, पोरीफेरा में कैसे पढ़ा था हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? वहां पढ़ा था सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां हमने पढ़ा था कि वहां इंट्रासेलुलर डाइजेशन थी, ये हमने कवर किया था। जबकि सिलेंट्रेटा में हमने आपने क्या कवर किया था कि वहां पर सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनी है, फूड सबसे पहले वहां पहुंच रहा है कैप्चर करने के बाद। और अर्लीस्ट डाइजेशन जो है
वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आउटसाइड सेल हो रही है, इनसाइड बॉडी हो रही है, लेकिन सेल के कहाँ हो रही है, बाहर, इनसाइड, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो सेल के अंदर तो नहीं होती है ना। तो आपको ये समझना है कि उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर वो सेमी डाइजेस्टेड फूड को अंदर की जो न्यूट्रिटिव सेल्स है वो एनगल्फ कर लेती हैं। तो 2 स्टेप में आपने पढ़ा था, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, ये 2 स्टेप में आपने पढ़ा था डाइजेशन। सिमिलरली हम लोग टीनोफोरा आज पढ़ेंगे, प्लेटेलमेंथ, इसको आगे देखते जाएंगे। दूसरा आप क्या पढ़ते हो, दूसरा आप पढ़ते हो ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, यहां अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, पोरीफेरा में आपने ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का बहुत डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने बताया या हमने आपने पढ़ा कि पोरीफेरेंस जो है वो सबमर्ज्ड, पानी के अंदर डूबे रहते हैं और वाटर को वो लगातार मूव करा रहे होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर पानी होती है, बाहर पानी होती है, डायरेक्ट डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, उनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। सिमिलरली अगर आप सिलेंट्रेटा में गए, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, सबके सब एक्वेटिक है, बॉडी बहुत थिन ट्रांसल्यूसेंस है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर से डिराइव हुई है, उसके बाद भी वो बहुत थिक नहीं है, वहाँ भी पानी के अंदर है वो, तो वहाँ भी डिफ्यूजन, तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। सिमिलरली हम लोग टीनोफोरा में देखेंगे, प्लेटेलमेंथ में, एंड अगर आगे कोई होगा, गिल्स होंगी, जो भी होगा उसने पढ़ना है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के बाद आप क्या पढ़ते हो, ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज के बाद आप पढ़ रहे होते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, बॉडी के फ्लूइड का सर्कुलेशन। ये नहीं पढ़ना है कि पोरीफेरन वाटर सर्कुलेट कर रहे थे, ये तो उनका स्पेसिफिक फीचर था जो उनको अलग कर रही है बाकी के एनिमल्स से। लोअर एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, इसलिए जब हमने पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा कवर किया तो इसका कोई हमने आपने वहाँ पर उल्लेख नहीं किया, हमने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, या बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा। सर्कुलेशन के बाद आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन पढ़ते हो। वाइल स्टडिंग पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा हमने आपने एक्सक्रीटरी स्पेशल किसी स्ट्रक्चर का कहीं भी कोई नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सेम आंसर, द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होती है दैट वी विल कवर इन द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द चैप्टर, उसमें कवर करेंगे। बट जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होती है वो होती है अमोनिया, एंड केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे अमोनिया इज हाईली सॉलेबल इन वाटर। जब वो हाईली सॉलेबल है तो यहाँ भी हमें कोई डिफरेंट अलग से क्लासिफाइड ऑर्गन की जरूरत इन एनिमल्स को नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पानी में डूबे होते हैं, इसलिए आपने वहां पर इनको भी क्या नहीं किया था, नहीं पढ़ा था। फिर आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो, एक्सक्रीशन के बाद आप पढ़ लेते हो लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन। यहां पर हमारे आपकी बात हुई थी पोरीफेरेंस आर ऑल सेसाइल, कि वो पानी के नीचे के किसी आधार सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, चिपके रहने के कारण वो मूव नहीं कर पाते हैं, दे आर सेसाइल। लोकोमोशन है एब्सेंट इन पोरीफेरेंस, कोई भी एडल्ट पोरीफेरा नहीं चल पाता है, जबकि लोकोमोशन एक बहुत अच्छा फीचर है एनिमल्स का जो कि नॉर्मली प्लांट्स में आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है। बट आपने पोरीफेरेंस में बोला था कि वो चल नहीं सकते हैं। सिलेंट्रेटा में आके आपने क्या बोला, आपने बोला कि नहीं, सिलेंट्रेट्स में स्विम करने की कैपेसिटी आ गई है। जेलीफिश को आपने देखा होगा टेलीविजन में कि वो किस तरह से अपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को मूव कराते हुए स्विम कर रहे होते हैं। और दूसरा आपने क्या बोला था कि सर पॉलिप्स, क्योंकि सिलेंट्रेट्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, पॉलिप्स सेसाइल थे, तो मतलब अब लोकोमोशन की बात क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो आपने पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा में इसको भी क्लासीफाई करके हमने आपने क्या किया था, पढ़ा था। देन आप क्या कवर करते हो, आप कवर करते हो न्यूरल सिस्टम, आप कवर करते हो न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम या टिश्यू जो भी बात करें, पोरीफेरेंस लैक न्यूरल टिश्यू और सेंसरी स्ट्रक्चर्स। यहां पर भी आपने पोरीफेरा में इसलिए उसका कोई पॉइंट आउट नहीं किया था, या हमने आपने कोई बात नहीं करी थी। बट जब सिलेंट्रेट हमने आपने पढ़ी तो वहां पर आप देखिए कि हमने क्या पढ़ा है, आपने क्या आपको बताया है कि वह नर्व नेट कि वहां पर न्यूराइट्स सेल है जो कि दोनों तरफ इंपल्स कंडक्ट करते हैं, और वहां से न्यूरल टिश्यू की शुरुआत हो रही है। न्यूरल के बाद आप क्या कवर करते हो, आप कवर करते हो एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन तो यहां पर बेटा लोअर किंगडम्स में दिखेगा नहीं आपको, वो शुरू भी होता है, हार्मोन्स आर रिपोर्टेड लोएस्ट इन एनिलीड्स,
लेकिन ऑर्थोप्रॉड में काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट ये हमारे आपके लेवल के अभी जो हम पढ़ रहे कोर्स उस पर नहीं है। एंडोक्राइन आएगा, और एंडोक्राइन क्या मैंने आपको बताया कि हार्मोन आपको फर्स्ट मिलेगी एनिलीडा में, लेकिन हमने नहीं पढ़ना होता है। ऑर्थोप्रॉड्स में हम आप एक दो पढ़ लेंगे हम आप हार्मोन्स, और उसके आगे ऑर्गेनाइज सिस्टम मिलेगा जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम कहोगे। एंड देन सबसे लास्ट में क्या आता है, लास्ट में सबसे आएगा क्या आपके पास, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी एनिमल स्पीसीज दुनिया में इंडिविजुअल हमेशा के लिए नहीं आया है। इट विल डाई आउट, वो कभी ना कभी मरेगा आफ्टर इट्स कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन। तो मरने से पहले कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। देयरफॉर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फाइलम आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हम कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस जिस पे आप कवर करते हैं। अगर कोई पार्ट उसका नहीं होता है तो आप उसको ऑमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या कह देते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें स्पेसिफिकली नहीं है। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो आपको एनिमल किंगडम की चीजें याद रखने में बहुत आसान होगी। फाइनली एक बात और आपको इंस्ट्रक्ट कर देता हूं, या क्या पढ़ते समय ध्यान देना है कि ये सारे पढ़ने के साथ साथ कोई बहुत स्पेशल फीचर अगर होता है, कोई बहुत स्पेशल फीचर, तो उसको भी हम बहुत पहले ज़रूरत से पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारी आपकी बात हुई थी कि सिलेंट्रेट्स में स्टिंगिंग सेल, दैट इज द नीडोब्लास्ट, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप उसको प्रायोरिटी पे अगर नहीं पढ़ते हैं, द नेम निडेरिया इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम दैट। तो ये पैटर्न होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि हमने ये फाइलम्स पढ़ने हैं और उनके ये सारी चीजें देखनी है। कोई स्पेसिफिक फीचर होगा तो उसकी बात कर लेनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट अस मूव। हमने कवर कर रखा है आपके साथ पोरीफेरा, उसकी भी आप वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए, पढ़िए, सिलेंट्रेटा, एंड देन वी विल मूव टू द टीनोफोरा। तो लेट अस स्टार्ट, और ये सीक्वेंस आप क्या करें, फॉलो करें। टीनोफोरंस, एज यू कैन सी यहां पर आप देख सकते हैं, टीनोफोरंस को हम सी वॉलनट एंड कोम जेलीज बोल रहे हैं। वॉलनट, अखरोट, अखरोट जब हम देखते हैं पूरा विथ इट्स हार्ड कवरिंग, तो उसमें हमें क्या दिखाई दे रही होती है, लाइनिंग्स दिखती है। तो ये एनिमल्स भी जब हम इनको देखेंगे कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, जिसकी वजह से इनका कॉमन नेम रखा गया सी वॉलनट। वो क्या फीचर है उस पर हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले यहां पर आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि कैसे हम टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखें। जब हम ग्रेजुअली एनिमल के फाइलम पढ़ रहे हैं और हमें यह पता है कि वो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की वजह से हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रेट पिछले वाले फाइलम से भी हर फाइलम के मिल रहे होते हैं थोड़े बहुत, और उससे कुछ एडवांसमेंट दिख रही होती है जो कि नेक्स्ट फाइलम के तरफ क्या करता है, इशारा करता है। तो टीनोफोरा को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि हमें यह पढ़ लेना चाहिए कि पिछला फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज थी एंड उससे क्या डिसिमिलर हो गया है। तो जब ये दोनों पार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है टीनोफोरा का, वो कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इसी तरीके से कवर करने की कोशिश की है कि सबसे पहले हम उसके साथ देखें कि सिलेंट्रेटा के साथ क्या उनकी सिमिलैरिटीज है एंड हाउ दे आर व्हाट डिसिमिलर विद दैट ऑफ सिलेंट्रेट्स। ऑल मरीन एक्वेटिक सिलेंट्रेट्स भी थे। ऑल सिलेंट्रेट्स आर एक्वेटिक, बट वहां पे फ्रेश वाटर फॉर्म भी है। आपने बचपन से जिस एनिमल को सिलेंट्रेट में पढ़ा था, हाइड्रा, क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा हो, हाइड्रा वुल्गैरिस हो, वो सब के सब फ्रेश वाटर फॉर्म है। लेकिन यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ इस मामले में है कि सबके सब एक्वेटिक है, बट यहां डिसिमिलैरिटीज है कि ये मरीन फॉर्म है, ये सिर्फ समुद्रों में मिलेंगे। दूसरी बात जो सिलेंट्रेट से इसको साथ में ग्रुपिंग कराती है वो है टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉल करेंगे टिश्यू ग्रेड का मतलब क्या है, डेफिनेशन टिश्यू की सभी जानते हैं। टिश्यू ग्रेड का मतलब यहां पर हो गया कि एक फंक्शन को एक टिश्यू कवर कर लेता है, इसलिए आप बोलते हो टिश्यू ग्रेड।
तो यहां भी मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो एनिमल किंगडम की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी सेल्यूलर ग्रेड से। सेल्यूलर ग्रेड थे पोरिफेरेंस, उससे हायर ग्रेड आया कौन सा, टिश्यू ग्रेड। उससे हायर ग्रेड कौन सा आया, टिश्यू ग्रेड। और टिश्यू ग्रेड के बाद आज ही पढ़ेंगे, कवर करेंगे कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थ। वो कौन सा ग्रेड है, वो है ऑर्गन ग्रेड। ये ऑर्गन ग्रेड। और ऑर्गन ग्रेड के बाद अगर हम चलेंगे तो वहां पर एक ऑर्गन एक काम को नहीं कर पाएगा, जिसको फिर आगे हम बोलेंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो यहां जरा ध्यान देंगे कि एनिमल्स में जो सबसे छोटी सी चीज है जो फंक्शन को परफॉर्म कर रही है वो है सेल। ये आप बहुत बेसिक प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो यहां भी जो काम शुरू किया था पोरीफेरा में, वो शुरू किया था अकेले अकेले सेल ने, जो कि उस डेफिनेशन से भी आपको पता चलता है। हाँ, वर्क जब की एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, एक सेल इंडिविजुअली वर्क नहीं कर पा रहा था, तो एसोसिएशन से बनी थी क्या, टिश्यू। और टिश्यू आपको 2 फाइलम्स में, इससे पिछला फाइलम, यहां कौन सा फाइलम आपने पढ़ा था सेलुलर में, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है। तो सेल से नीचे तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि जाएंगे तो फिर फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा वहां पर। तो यहां था कौन सा, पोरीफेरा। ये पोरीफेरा था। और यहां टिश्यू में आ गया कौन से, इससे पहले सेलेंट्रेटा, और इसके बाद कौन सा आ गया आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, टिनोफोरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ, तो वहां आएगा। तो हमने अभी 2 पॉइंट्स कवर किए। एक तो कवर किया कि सबके सब एक्वेटिक है, दैट इज द होमोलॉजी विद द सिलेंट्रेट्स। बट डिफरेंस क्या था कि ये सबके सब क्या है, ये सबके सब मरीन है, जबकि सिलेंट्रेट्स फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं। दूसरा हमने कवर किया कि ये सिलेंट्रेट की तरह क्या है, टिश्यू ग्रेड है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल सिलेंट्रेट्स की तरह एक्सटर्नली अगर देखें हम तो वो रेडियल सिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सेंट्रल एक्सिस से कोई भी लाइन पार हो रही है, उससे किसी भी प्लेन से कट करे, जो 2 हाफ्स होंगे वो ऑलवेज इक्वल हो। ऐसे काटा तो भी इक्वल, ऐसे काटा इधर इधर बना तो भी इक्वल हो, दोनों भाई दोनों वही सेम स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको सिलेंट्रेट्स पे भी दिख रही थी और यहां भी दिखेगी कि अगर हम इसके टेंटैकल्स की तरफ अभी ना देखें, मैंने यहां लेवलिंग किया कि ये इसका टेंटैकल है, प्लूरोब्रैंकिया। इट इज एन एग्जांपल ऑफ टिनोफोरा, वेरी गुड एग्जांपल, प्लूरोब्रैंकिया। और इसकी टेंटैकल है, ये ऑलवेज टेंटैकल्स को बाहर नहीं रखती है, अंदर रिट्रैक्ट कर लेती है। उस समय आप देखेंगे तो ये बिल्कुल रेडियली सिमेट्रिकल आपको दिखाई देगी। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज शेयर्ड बिटवीन टिनोफोरन्स एंड द सिलेंट्रेट्स। एंड देन आफ्टर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रांसल्यूसेंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि उनके एडल्ट होने के बाद जो लेयर्स थे जर्म, वो तो मॉडिफाई हो चुके हैं एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस में, बट फिर भी वो बने हुए हैं 2 लेयर्स के। तो ये एम्ब्रियोनिक 2 लेयर दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। दैट क्या पढ़ा था हमने कि एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा मुझे, उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा कि बाहर की तरफ बन रही है एक्टोडर्म और अंदर की तरफ बन रही है क्या, एंडोडर्म। ये अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स यहां क्या पढ़ा था हमने कि इस पे बीच पे होगी क्या, मीजोग्लिया। तो यहां पर होगी मीजोग्लिया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी आल्सो प्रेजेंट इन टिनोफोरस, दैट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो ऑल एक्वेटिक हो गया, दूसरा हो गया क्या, टिश्यू ग्रेड, तीसरा हो गया रेडियली सिमेट्रिकल, एंड डिप्लोब्लास्टिक में हो गया बाहर की तरफ एक्टोडर्म, इधर की तरफ हो गया एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ हो गया क्या, एंडोडर्म। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय दिखाई देगा इन बिटवीन मीजोग्लिया। इसके बाद जो शेयर कर रहा है, ये 5th पॉइंट शेयर कर रहा है उनके साथ, दैट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे हाइड्रा में भी आपने पढ़ा था वहां पर कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में सिंगल ओपनिंग होंगी दैट सर्व एज माउथ एंड एनस बोथ। ये हाइड्रा में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा। तो इनका माउथ अगर नीचे भी है तो भी इनमें भी ऐसा है कि एंट्री फूड के अंदर जाने के लिए एक रास्ता है और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट के बाहर आने के लिए भी वही रास्ता है। सिमिलर पैटर्न इज प्रेजेंट इन टिनोफोरन्स। Hence, blind sac body plan is the another feature which is common between coelentrates and ctenophorans. And the last feature that is shared, digestion first extra. आज भी मैंने वीडियो के शुरू में बोला आपको कि digestive system में कि coelentrates में क्या हो रहा था, फूड पहले अंदर आती है, अंदर आने के बाद
फूड अंदर आने के बाद क्या होती है, फूड अंदर आने के बाद पहले यहाँ ब्रेक की जाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, जो छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर एनगल्फ्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द सेल्स, जो लाइनिंग है वो एनगल्फ कर लेते हैं। तो 2 स्टेप्स में डाइजेशन होता है। फर्स्ट यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो हो रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, फॉलोड बाय जो सेल की लाइनिंग में हो रही है वो कौन सी हो रही है, दैट इज द इंट्रासेल्यूलर। तो जो लास्ट कॉमन पॉइंट शेयरिंग है, डाइजेशन इज अ 2-step प्रोसेस विथ फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनसाइड द बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड देन फॉलोड बाय व्हाट, इंट्रासेल्यूलर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो टीनोफोरस में हैं। हाँ, यही फीचर्स निडेरियंस में भी हैं। तो इसको मैंने अलग से कवर किया कि कौन कौन से फीचर हैं। डायग्राम की तरफ एक बार देख लेंगे। स्फीयरिकल एनिमल दिख रहा है, इसका एक्चुअल पिक्चर भी हम लोग देखेंगे। जब ये फीडिंग करेगा तो टेंटाकल्स बाहर, नहीं तो टेंटाकल्स अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो यहीं से हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोम प्लेट्स, कोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये है तो सीलिया बट दे आर वेरी थिक एंड टफ, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। और इसको हम काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8। एक बार जरा रिकॉल करेंगे, पोरीफेरन में कौन सी सेल सबसे उसकी डायग्नोस्टिक फीचर थी, तो हो गया फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, दैट इज द कोएनोसाइट्स। सीलेंट्रेट्स में हमने पढ़ा था स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट। उसी तरह यहां जो है वो है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स। जब यहां पर हमारे आपकी बात हुई कि ये सब के सब मरीन है, सारे के सारे, तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीनोफोरस के लिए, मैंने इसको वहां कवर इसलिए नहीं किया था कि ये डिसिमिलैरिटी है और ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। यहां मैंने एक्चुअल पिक्चर लिया है प्लूरोब्रैंकिया का। ट्रांसल्यूसेंसी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि 2 लेयर का एनिमल है ये, और इसमें साफ साफ यहां पर मुझे कोम प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। ऐसे जो है सीलिया की टफ्ट मुझे दिख रही है यहाँ पे, और इसकी मुझे काउंट करने पर टोटल 8 रोज दिखेंगी। दीज हेल्प्स इन स्विमिंग, और ये इसका जो है एक्सक्लूसिव फीचर है, इसमें मौजूद है और सबके पास है। मेरी भाषा पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं सबके सारे टीनोफोरस में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई टीनोफोरस सेसाइल नहीं होगी। सिलेंट्रेट्स में जो प्रॉपर्टी थी सेसाइल नेचर, वो यहां पर नहीं दिखेगी, वहां पॉलिप्स में थी, ये इसमें नहीं दिखेगी। तभी यहां पर मैंने नोट्स लिखते हुए ऐड किया है ऑल फ्री स्विमिंग। ये नहीं बोला कि दे आर मोस्टली फ्री स्विमिंग, ये बिल्कुल नहीं बोला है, लिखा यहां पर ऑल फ्री स्विमिंग। ऑल फ्री स्विमिंग का मतलब हो गया कि इनको आप जो है समुद्र के ऊपर की लेयर पे ही देख पाएंगे मरीन में, क्योंकि ऑल मरीन पहले बात हो चुकी थी। और ये स्विम किस चीज से कर रहे हैं, नो नॉट विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल। टेंटाकल इज मेंट फॉर कैप्चरिंग फूड। मैंने 2 बार आपसे बोला कि जब वो टेंटाकल को अंदर रखेगा, इट मींस कि वो टेंटाकल को अंदर भी कर लेता है, जबकि स्विमिंग इसकी जो है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बन रही है कोम प्लेट की वजह से। इसका मतलब स्विम तो इसने करना ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां मैंने प्लूरोब्रैंकिया का एक्चुअल पिक्चर लिया है, ये आपके पास प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम था। इस डायग्राम में मैंने काउंट करके आपको दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल्दो इस पिक्चर में आपको नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ कोम प्लेट्स पीछे की तरफ है, बट यहां क्लियर मुझे दिखाई दे रही है कि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज। जेलीज क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट बॉडी है, आपको दिख रहा है पिक्चर में, बिल्कुल जेलीफिश की तरह दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट बॉडी। तो कोम्ब जेलीज, ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोम्ब की तरह टीनी निकली हुई है। एंड टीनोफोरस, छोटे दांत को टीनी बोलते हैं, ये इसका एक्सक्लूसिव फीचर है और ये इसको हेल्प करती है लोकोमोशन में। इसका लोकोमोशन का पैटर्न होगा ऑलवेज क्या, स्विमिंग। ये क्रॉल नहीं करती है, ये फ्लोट नहीं करती है, स्विम करती है। टेंटाकल्स अगर हैं तो वो फूड कैप्चर के लिए हैं, वो स्विमिंग में हेल्प नहीं करती हैं। टेंटाकल्स आर मेड फॉर व्हाट, फूड कैप्चरिंग। तो ये फीचर बिल्कुल इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। 8 सीलिएटेड कोम प्लेट्स,
8 ciliated completes which help in swimming. This is the picture of Pleurobrancia and that was the diagram. वो diagram दिख रहा था. अब आप मत बोलना यहाँ पे कि सर टेंटाकल क्यों नहीं दिख रही है. Several times I told you कि जब उसने फीडिंग करनी होती है तो टेंटाकल बाहर आएगी. ये कहीं बाहर की फोटो है तो वो मरीन कंडीशन के अंदर, सी के अंदर उसकी दिखेगी टेंटाकल्स. दूसरी फीचर, अगर आप जेलीफिशेस को देखें किसी वीडियोस में, टेलीविजन में, तो आपको कुछ जेलीफिशेस ग्लो करती हुई दिखेंगी. आपने फायरफ्लाइज को भी ग्लो करते हुए देखा होगा. तो आपने ये नहीं समझना है कि अगर बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरंस में है तो इसका एक्सक्लूसिव फीचर है. देयर आर सो मेनी एनिमल्स दोज कैन प्रोड्यूस एमिट लाइट. अब वो किसी की तरह केमिकल रिएक्शन से करते हैं, वो अलग डिस्कशन का मुद्दा है, यहाँ मुद्दा नहीं है वो डिस्कशन का. तो ये उसका एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है. बट यहाँ एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, ऑल शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. अगर मैं यहाँ बात करूं बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट इन विच टीनोफोरा, तो मैं बोलूंगा ऑल टीनोफोरेंस. ऑल टीनोफोरेंस जो है आप उनको अगर सी में नाइट टाइम में देखेंगे तो आपको ग्लो करते हुए दिखेंगे. मैंने यहाँ 2 पिक्चर्स लिया है जिस पे आप देख सकते हैं कि अगर नाइट टाइम में उसको देखा जा रहा है तो बहुत डिसेंट लाइटिंग उनमें दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो है वहां पर कलर्ड बल्ब्स लगा दिए हैं, और वो भी रोज के ठीक नीचे नीचे. आप देखें यहां पर ये प्लूरोब्रैंकिया है. अनदर एग्जांपल गिवन इन योर बुक इज टीनोप्लाना. सो आई हैव सिलेक्टेड 2 पिक्चर्स. मैंने 2 पिक्चर सिलेक्ट किया है. एक तो मैंने टीनोप्लाना किया, दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक एग्जांपल. टीनोप्लाना के साथ साथ जो यहां पर कौन सा है, प्लूरोब्रैंकिया. तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे आप साफ देख सकते हैं दे आर एमिटिंग लाइट. वो लाइट निकाल रहे हैं विच आर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग नाइट सी. नाइट सी पे आपको दिखेगा वो. और ये वेल मार्क्ड है सारे टीनोफोरेंस में. तो क्या क्या सारे टीनोफोरेंस में हो गया? पहला हो गया कि वो उनके पास 8 सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होंगी जिससे वो स्विम करते रहेंगे, कोई सेसाइल फॉर्म नहीं है. दूसरा क्या हो गया कि उनके पास क्या है, एमिशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है सबके पास. तो ये नाइट सी पे ग्लो करते हुए दिखेंगे. जहां होते हैं वो प्लेंटी में होते हैं, 1-2 नहीं होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी. लास्ट जो बात आपको याद रखनी है टीनोफोरेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम सिलेंट्रेट्स में देख रहे थे तो वहां हमने मेटाजेनेसिस पढ़ा था. मेटाजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि पॉलिप बडिंग करती है और मेड्यूसा निकालती है. या अगर आप हाइड्रा पॉलिप पढ़े होंगे तो वो साइड में पॉलिप भी बर्ड करती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पिछले फाइलम में आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी व्यवस्था एनिमल्स में आपने देखी थी कि वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. बट इन केस ऑफ टीनोफोरेंस अगर हम बात करें कि टीनोफोरेंस में एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा. एक भी ऐसा एनिमल नहीं है. नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. all show only and only sexual reproduction. fertilization is external, बॉडी के अंदर नहीं होता है. ये नहीं बार बार सोच लेना है कि सब प्रिमिटिव फाइलम है इसलिए पानी में है. पोरीफेरेंस पानी में थे, प्रिमिटिव था, लेकिन वहाँ इंटरनल है. तो थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन किसी में भी एसेक्सुअल नहीं है, केवल क्या है, सेक्सुअल है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है विथ इनडायरेक्ट लार्वा. तो मुझे तो 3 ही पॉइंट्स दिखते हैं जो मुझे सिलेंट्रेट से अलग याद करने. एक तो 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स फॉर स्विमिंग. दूसरा दिखता है ऑल शो बायोल्यूमिनेसेंस, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो रात को ग्लो नहीं करेगा. और तीसरा मुझे दिखाई देता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ लार्वा, लार्वल स्टेज है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मीन्स. ये 3 अलग ट्रेट हमने कैरेक्टर हमने याद कर लिया इसका, और जो कॉमन कैरेक्टर थे वो याद कर लिया. तो ये फाइलम हमारा कवर हो जाएगा, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा और कोई आपको इस पर कंफ्यूजन नहीं होगी. सो यू कैन गो थ्रू द बुक कि आप इसको देखें और इसको क्या करिए, कवर करिए. जो नेक्स्ट फाइलम हमारा है वो बिल्कुल इससे अचानक से एडवांस हो रहा है, उसमें कुछ एडवांसमेंट है. अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, पढ़ा होगा वहाँ पर, और बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके फाइलम्स को समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. कि यहाँ तक तो आप डिप्लोब्लास्टिक चल रहे थे, रेडियल चल रहे थे, अचानक जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है उस पर क्या क्या एडवांसमेंट हो जाता है,
इसके बारे में बातें करते हैं और उसको भी आज कवर करते हैं। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज व्हाट, प्लेटीहेलमिंथ। बट प्लेटीहेलमिंथ किस तरह से एडवांस है, इसको कवर करने से पहले उसके नेम एंड स्पेशल फीचर, क्योंकि आपने देखा पोरीफेरन स्पोर बियरिंग, निडेरियंस विथ नीडोब्लास्ट, कोम्ब जेलीज विथ कोम्ब प्लेट्स, तो प्लेटीहेलमिंथ, फ्लैटवर्म। तो यहाँ भी थोड़ी सी आपके साथ क्या करनी है, बात करनी है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्लैटवर्म्स, अगर हम देखें प्लेटीहेलमिंथ को हम बोल रहे हैं फ्लैटवर्म, तो फ्लैटवर्म नेम कहाँ से आ रहा है। दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एनिमल बॉडी एंड कौन सा साइड किधर है। यहाँ सबसे पहले तो मैं अभी ह्यूमन भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बेसिक कंसेप्ट के लिए एक फिश जैसा एनिमल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि इधर ये टेल है और इधर ये इसका माउथ है, ये फिश है, ऐसा शो कर रहा हूँ। तो जिधर एनिमल का माउथ होता है, वो कोई भी एनिमल लो, बर्ड है तो जिधर माउथ है वो पार्ट उसका होगा एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट होगा, और जिधर को एनस और टेल पार्ट होगी वो पार्ट होगी उसकी हमेशा कौन सी, पोस्टीरियर, वो पोस्टीरियर पार्ट होगी, पीछे का हिस्सा होगा। और अगर हम एक इंसान को उसको लिटा दें, सोने के लिए बोल दें, और वो अपना ये जो सामने का हिस्सा है, जो फेस वाला साइड है आपका, चेस्ट का साइड है, इसको बेड की साइड में करके रहे, तो मैं दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है, ये ह्यूमन है और ये उसकी नोज वाली साइड है, ये इसकी बैक साइड है, और ऐसे मैंने इसको कंसिडर किया है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि इस ह्यूमन का जो एनस है वो इधर है, दिस इज द एनस पार्ट, और हेड इधर है, माउथ इधर है, तो इस ह्यूमन का भी एंटीरियर ये है। अब इसका एनिमल्स का जो बॉडी का सेंटर होगा, वहां से जो एक्सिस गुजरेगी उसको हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अब हमने क्या करना है, एक प्लेन लेनी है, जैसे ब्लेड होती है, ब्लेड बिल्कुल फ्लैट, उसको हमें एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में ऐसे लगा देना है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। ये देखिए, ये है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन। फिश को अगर मैं देखूं कि सर ह्यूमन में, तो इसको मैं देखता हूं तो एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन ये मैंने लगा दिया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन बॉडी में। एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन के 90 डिग्री पे जो प्लेन होगी, ये 90 डिग्री पे प्लेन है, ये देखिए, सेंट्रल एक्सिस से यहां ड्रॉ किया हूं। ह्यूमन में भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ह्यूमन में भी जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसमें जो नीचे का प्लेन होगा, लोअर साइड का जो पार्ट होगा लोअर का, उसको हम हमेशा बोलते हैं कौन सा साइड, कौन सा बोलते हैं, वेंट्रल साइड। जबकि ऊपर के अपर साइड का जो प्लेन होगा उसको हम कौन सा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। तो यहां फिश में भी ये नीचे वाला वेंट्रल साइड है, ऊपर वाला डॉर्सल है, सामने की तरफ एंटीरियर है, पीछे की तरफ क्या है, पोस्टीरियर है। अब मुझे समझना है कि फ्लैटवर्म्स आर डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड, ऐसे कंप्रेस हुए हैं, ऐसे कंप्रेस हुए, मतलब मेरे हाथ को अगर आप देखें और इसको फ्लैटवर्म समझे तो ऐसे देखेंगे तो काफी थिक दिख रहा है आपको, बट उसकी थिकनेस में अगर आप देख रहे हैं तो आपको थिकनेस बहुत कम दिखाई दे रही है। तो जब कोई डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड हो जाएगा तो उसकी थिकनेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्लैटवर्म्स को आप, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग फ्लैटवर्म। फिश की जब बात होगी तो हम बात करेंगे मतलब कि फिश आर लेटरली कंप्रेस्ड, कि मछली है वो ऐसे नहीं दबी है, वो इधर किनारे किनारे से दब गई है। तो वहां मैं बात करूंगा आपसे कि फिश अगर है तो वो लेटरली कंप्रेस्ड है, किनारे से दबी है। बट यहां हमारी आपकी बात चल रही है फ्लैटवर्म्स की, प्लेटीहेलमिंथ की, तो डॉर्सोवेंट्रली, मतलब अगर हम इंसान को फ्लैटवर्म बनाने की कोशिश करें तो सामने सीने से और पीठ की तरफ से दबाएंगे। जैसे मैं खड़ा हूं लेटरली, ऐसे आप मुझे पीठ और सीने की तरफ से दबाएंगे तो मेरी जो बॉडी की थिकनेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फ्लैटवर्म ऐसे दिखेंगे, डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड दिखेंगे। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि दे आर कंप्रेस्ड, ऐसा नहीं कि आप किधर से भी दबा दें। दूसरी बात, वाई दे आर डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड, बहुत बड़ी बात थी, आप हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। आपसे मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया था कि आप पिछला वीडियो कवर करें कि इसमें सबसे खास बात जो होती है वो मीजोडर्म जो है वो सॉलिड है और वो स्प्लिट नहीं हुई है। कि अगर ये एक प्लेनेरिया है, अभी मैं आ रहा हूं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। ये प्लेनेरिया का एंटीरियर पार्ट है, उसको मैंने कट कर दिया है, एंटीरियर पार्ट और बीच से कट किया है मैंने, यहाँ कट किया है।
ये इसका जो है गट दिख रहा है, तो मुझे यहाँ बीच में कोई बॉडी कैविटी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर मेसोडर्म मुझे सॉलिड दिखाई देता है, सॉलिड मेसोडर्म दिखाई देता है, यहाँ पर भरा हुआ सॉलिड अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म, पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं इसको, मेसोडर्म। ये वर्ड एनिमल किंगडम में एक ही जगह मिलेगा, प्लांट में तो आपको कई जगह मिलेगा। मेसोडर्म है ये, सॉलिड मेसोडर्म है, और यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, इसलिए ये क्या है, एसिलोमेट है। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, प्लेटी एलिमेंट्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, दे आर डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, ऐसे दबे हैं। दबने की वजह क्या है, क्यों उनकी बॉडी सर्कुलर नहीं है क्रॉस सेक्शन में जो आगे मिलेगी एस्की एलिमेंट में हम लोगों को, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मेसोडर्म के अंदर कोई स्प्लिट अप होकर स्पेस नहीं बनी है, और वो इस वजह से दिखाई देते हैं कैसे, बिल्कुल फ्लैट। तो ये इनका जो नेम और जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। जो नेक्स्ट है उस पर आ रहा हूं मैं। तो फ्लैट वर्म्स, जो मैंने अभी आपको समझाया कि प्लेटी एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बिकॉज दे आर एसिलोमेट। दूसरी चीजें पिछली क्लास से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अभी अभी बात हुई कि सिंगल ओपनिंग होगी, माउथ होगा फॉर एंट्री, और वही माउथ अपनी बुक में आप पढ़ के देखिए लिखा है कि सिंगल पोर एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनमें होगा। इस फाइलम को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बोला था कि इसमें कुछ एडवांसमेंट दिखती है, पिछले फाइलमों से ये कुछ मामलों में एडवांस हो गया है। तो वो आपको ध्यान रखना है जो मैंने नेक्स्ट लाइन में कवर किया है कि किस तरीके से ये एडवांस हुआ है। तो यहां सबसे खास बात जो एडवांसमेंट की है वो आ गई है बायलेटरल सिमेट्री। अभी अभी टीनोफोरा में आपने क्या पढ़ा, रेडियल, उससे पहले क्या पढ़ा था, रेडियल। पोरीफेरा में क्या पढ़ा था, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्री होना और भी प्रिमिटिव थी। यहां सबसे बात है कि ये बायलेटरल सिमेट्री हो गई। बायलेटरल सिमेट्री में हम क्या पढ़े हुए हैं कि सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से अगर कट करेंगे एनिमल को तो उसके 2 इक्वल हाफ्स होंगे, लेफ्ट एंड क्या, राइट। ये हम आप पहले क्या करते आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फेसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक है, इस पे अगर आप सेंट्रल एक्सिस से कट करते हो तो इसके सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, बार बार इक्वल हाफ्स कट नहीं कर सकते हैं। दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये एडवांसमेंट है। लोकोमोशन शो हो रहा है यहाँ प्लेनेरिया में, जिससे सेफलाइजेशन हुआ है, और ये एडवांसमेंट है। दूसरी बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी अभी जब मैंने बात करी तो मैंने बार बार बोला सॉलिड मेसोडर्म है, सॉलिड मेसोडर्म है, अंदर स्प्लिट नहीं हुआ, फ्लूइड नहीं भरी है, सिलोम नहीं बना है, जबकि पिछले फाइलों में हम सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म की बात कर रहे थे। तो यहां ये एडवांसमेंट पहला हो गया बायलेटरली सिमेट्रिकल, दूसरा हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीसरा जो एडवांसमेंट है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब पढ़ रहे थे आप, पहले तो पढ़ा था आपने पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड, फिर आपने टीनोफोरा में और सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में पढ़ा था आपने क्या, टिश्यू ग्रेड। अभी कवर किया हमने तुरंत एक साथ। बट यहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि सिंगल ऑर्गन कैन कंप्लीट एंटायर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंटायर का मतलब यहां है 1 एंटायर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कवर कर पाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है एडवांसमेंट है पिछले सारे फाइलमों से। ऑल एनिमल्स आर हियर बाइसेक्सुअल, ऑल एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, उस पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। अब यहां मैंने क्या किया है, 3 पिक्चर्स ले लिए हैं, मैंने 2, 4 नहीं लिया है, बिकॉज इस फाइलम में 3 क्लासेस इंक्लूडेड हैं। हमने क्लास नहीं कवर करनी है इसके एक एक, हमने सिर्फ देख लेना है कि इसके एनिमल्स के फीचर क्या है। तो पहले मैंने यहाँ लिखा है डोजेसिया को लिया है मैंने यहाँ, डोजेसिया इसका जेनेरिक नेम है, प्लेनेरिया कॉमन नेम है, एडी वर्म्स कॉमनली बोलते हैं। ये टर्बेलेरिया क्लास में आते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक फ्री लिविंग है, पॉन्ड्स में मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक्वेटिक वीड के ऊपर अपना सीलिया की हेल्प से मूव कर रहे होंगे। तो प्लेनेरिया, डोजेसिया, ये डायग्राम आपने देखा भी होगा विथ आई स्पॉट्स, यहाँ पर आपको आई स्पॉट्स दिख रही हैं, ये मूव कर रहा है, ये फ्री लिविंग है, एडी वर्म्स, ये फ्री लिविंग होते हैं। इनका क्लास जो है सारे एनिमल का फ्री लिविंग है। वेयर एज जो दूसरे हैं वो हैं फ्लुक्स, ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स जो उनको हम बोलते हैं फ्लुक्स, वो लीफ की तरह दिखते हैं, जैसे आम का पत्ता। आम का पत्ता देखे तो दोनों तरफ से टैपर्ड और ऐसे कंप्रेस्ड डॉर्सोवेंट्रली, तो फ्लुक्स हैं ये। फ्लुक्स का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है लीवर फ्लुक। लीवर फ्लुक,
लीवर फ्लूक में कॉमनेस्ट जो मैंने लिया यहाँ पर फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका नाम से पता चल रहा है लीवर फ्लूक, तो ये कुछ जिनको इन्फेक्ट करता है उन एनिमल्स के लीवर में एडल्ट इसका रहता है, हेंस दीज आर एंडोपैरासाइट्स। ये एंडोपैरासाइट है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम आपने बहुत छोटे क्लास से पढ़ा होगा वो आपके पास है टेप वर्म्स। अब यहां आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टेप वर्म बोलते ही हम बोलते हैं टेनिया सोलियम, दैट इज द मोस्ट कॉमनली स्टडीड। बट ये जो ट्रिमेटोडा क्लास है इसमें जितने एनिमल होते हैं उनको हम कलेक्टिवली टेप वर्म्स बोलते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया टीनिया सोलियम का, जिसका मैंने कॉमन नेम लिखा है टेप वर्म, बट इसका स्पेसिफिकली कॉमन नेम है ह्यूमन एंड पोर्क टेप वर्म। टीनिया सजिनेटा, टीनिया मुनीजिया, इकानोकोकस ग्रेनुलोसस, बहुत तरह के टेप वर्म्स होते हैं, बट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेप वर्म। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ध्यान से देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें 3 क्लासेस है और 3 तरह के एनिमल है। पहला तो क्या टर्बेलेरिया, उसमें फ्री लिविंग प्लेनेरियंस है। दूसरा हो गया ट्रिमेटोडा जिसपे है फ्लुक्स, ये एंडोपैरासाइट है, सबके सब। और उसके बाद सिस्टोडा में आपको यहां पर आ गया कौन, टेपवर्म्स, ये भी एंडोपैरासाइट है। दैट इज व्हाई आपके बुक में लिखा है दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, क्योंकि जब 3 में से 2 क्लासेस के एनिमल एंडोपैरासाइट हो गए, सिर्फ एक फ्री लिविंग ग्रुप आया, तो इतना बड़ा पार्ट जो अगर एंडोपैरासाइट है, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। तो यहां पर आपने सिर्फ देख लेना है एग्जाम्पल्स। आपके बुक में 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, एक फेसियोला हेपेटिका का दिया हुआ है, एक टीनिया सोलियम का दिया हुआ है। दोनों एंडोपैरासाइट है। प्लेनेरिया का जेनेरिक नेम डुजेसिया है। ये फ्री लिविंग होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लुक्स, दीज आर कॉल्ड टेपवर्म्स। 2 ग्रुप एंडोपैरासाइट, हेंस दे आर कॉमनली कॉल्ड व्हाट, एंडोपैरासाइट इनको बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया था प्लेटिहेलमिंथ का क्या, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। नेक्स्ट जो है वो है फ्लेम सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछले जो फाइलम थे, अभी जब मैंने आज शुरू किया वीडियो, आपको क्लास स्टार्ट करी, तो मैंने आपको बताया कि आपको एक एक करके डाइजेशन, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन और पढ़ने होते हैं। पिछले फाइलम्स में हमने कभी भी कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा कि सर इसका स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल्स। वाई फ्लेम, पहले फ्लेम को याद करेंगे कि अगर ये कैंडल है, इसकी फ्लेम, तो हल्की विंड की वजह से ये फ्लिकर करता रहता है। इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। क्या ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं कि हम जब इनको देखते हैं तो इसका अगर मैं बॉडी का सेक्शन काटूं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि किधर से काटने पे कौन सा सेक्शन बोलते हैं, बट इसके बाद बात करूंगा। तो यहां पर मैंने अभी भी प्लेनेरिया का सेक्शन ड्रॉ किया था कि ये प्लेनेरिया का सेक्शन है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो। और ये मैंने 3D में बनाया था कि देखो बेटा ये प्लेनेरिया है, ये इसका गट है, तो बीच वाले पार्ट को मैंने बोला था क्या, बीच वाले पार्ट को मैंने बोला था यहाँ पर सॉलिड मेसोडर्म। नाउ एनिमल अगर है तो उसकी सेल्स ड्राई थोड़ी ना होगी, इसमें कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं आया है, लेकिन इनके बीच टिश्यू फ्लूइड तो मौजूद है। उसमें ही मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एंड एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस। इनमें एम्बेडेड है, इनमें धसी हुई है हॉलो सेल्स। हॉलो सेल का मतलब क्या, अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें, मैं उस बल्ब का अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं विथ ऑल द फिलामेंट्स आउट, अगर मैं उस बल्ब को ड्रॉ करूं विथ ऑल द फिलामेंट्स आउट का मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके का ड्रॉ करूं, ये बल्ब ड्रॉ किया मैंने, ऑल इट्स फिलामेंट्स आउट। नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हॉलो बल्ब है। अब क्या सोचना है कि बल्ब का जो आउटर लेयर है वो बहुत थिन है, बट ये अगर एक सेल हो, इमेजिन करिए, या पोटैटो लिया मैंने, हाफ कट किया, अंदर से हॉलो कर दिया काट के, तो आपको कैसा दिखाई देगा, और उस हॉलो पोटैटो को इसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने, तो ये सेल है बेटा। तो सेल है तो सेल के पास साइटोप्लाज्म तो होगी, न्यूक्लियस भी होगा। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन का मतलब बायोलॉजी जब से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन आर सिलेक्टिवली परमिएबल। नाउ दीज सेल्स आर एम्बेडेड इनसाइड द मेसोडर्मल पार्ट। इसके इनर कैविटी के तरफ, टुवर्ड्स द इनर कैविटी, ये जो इनर कैविटी है, यहां पर टफ्ट ऑफ सीलिया है, सीलिया का गुच्छा है। हाउ इट इज वर्किंग, सो फ्लेम सेल्स आर स्मॉल सेल्स विच आर हॉलो इनसाइड लाइक ए बल्ब, या इन्वर्टेड बल्ब की तरह आप समझो। उसकी बल्ब की ऊपर वाली पार्ट को समझो सेल मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ समझो सीलिया। और इस
सेल को मैं यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर मैंने प्लेस कर दिया और इसका एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर की तरफ खोला, ऐसे न्यूमरस पूरे बॉडी में न्यूमरस हैं, ढेर सारे हैं। व्हाट इट इज़ डूइंग, हाउ इट इज़ वर्किंग, ये किनारे की जो फ्लूइड है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कैसे कर रहा है, अभी अभी आपकी मेरी बात हुई, मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल, तो वो सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ले आ रहा है। नाउ सेल के जो हॉलो अंदर का कोर है वहां अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएगा तो वो धीरे धीरे फैल जाएगा और फैलने के बाद बर्स्ट कर जाएगा। उसको पुश करने के लिए ये जो टफ सीलिया है, ये मूव करती रहती है, ये फ्लिकरिंग करेगी, मूव करेगी, जिससे कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर की तरफ भेजे जाएंगे। तो ऑस्मोरेगुलेशन, पानी का ये बाहर की तरफ भेजे जाएंगे। अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है, पूरी की पूरी किसी में चेन होती है, कॉमन डक्ट होता है, प्लेनेरियंस में अलग ओपनिंग होती है, बट बेसिक जो प्लान है वो आपको समझना है। व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल, क्योंकि जब एनिमल जिंदा हो और उसके उस सेल को हम चेक करें वर्किंग कंडीशन में, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होती है इसके लिए, लाइव सेल्स को देखने के लिए, तो उसकी जो सीलिया मूव करती है, इट मिमिक्स, ये कॉपी करती है फ्लिकरिंग ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ऐसा लगता है कि वो कैंडल की फ्लेम की तरह हिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल। और ये प्रिमिटिव फर्स्ट जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां पर दिख रहा है, इसलिए प्रोटो एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड क्या, नेफ्रिडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, जो चैप्टर आपके पास है वहां भी आप फिर से पढ़ेंगे इसको कि ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज द सॉल्ट वाटर बैलेंस, कि हमारी जो यूरिन निकलती है आप देखे होंगे, कभी उसमें पानी बहुत कम होता है और वो कंसंट्रेट हो जाती है, कभी पानी ज़्यादा होता है तो बाहर निकाला जाता है। तो आपके पास भी जो किडनी है वो एक्सक्रीशन तो कर ही रहा है, बट उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीफ वर्क होता है बॉडी के अंदर वाटर लेवल को भी बैलेंस करना अलोंग विद दैट ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट वाटर बैलेंस के लिए टर्म होता है ऑस्मो रेगुलेशन। वही काम जो आपके किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, आपकी किडनी की तरह इसमें छोटे सेल्स हैं, सिंगल सेल्स, जो ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं और यहां पर खुद एक काम कर जा रहे हैं पूरा का पूरा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गए और मैंने यहां तीनों एनिमल को लिया है। ये नहीं समझना कि सर इसमें फ्लेम सेल है उसमें नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पास है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गए, कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, पीठ और पेट की तरफ से दबे हुए हैं। दूसरा हो गया कि इससे पहले के जो ग्रुप्स थे उनमें कोई एक्सक्रीटरी सेल्स या स्ट्रक्चर नहीं था, बट इसमें आ गया क्या, इसमें आ गया फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन को छोड़ना नहीं है। लेट अस मूव टू द प्लेनेरिया। इसका जीनस मैंने आपको बताया था डुजेसिया है। यहां मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। यह तो हमें याद हो ही गया कि ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक था, पानी के अंदर मूव कर रहा था। मुझे दो चीजें बहुत याद रखनी है कि इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, कि अगर किसी मैकेनिकल एजिटेशन की वजह से कोई शिकारी इस पे हमला किया, क्योंकि नेचर में ऐसा ही होता है, अगर ये टू पार्ट्स में कट हो गया तो ईच पार्ट विल ग्रो इन एन कंप्लीट इंडिविजुअल। उसकी भी कभी बात होगी। दो टर्म होते हैं, मॉर्फाइलेक्सिस एंड इपीमॉर्फोसिस, कि अगर पूरा एनिमल बनता है तो मॉर्फाइलेक्सिस दिखती है। तो बहुत हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है इनके पास, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, जो आपके बुक में लिखा होगा, पढ़िएगा, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो सकता है पढ़ा हो, एक इस तरह का सीलिया निकला हुआ, यस रिकॉल कर लिया आपने, दैट इज द पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 90 डिग्री पे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज हाउ नॉर्मली पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस, जिसको आप बोलते हो क्या, यू कॉल इट व्हाट, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, यू कॉल इट ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो यहां जो प्लेनेरिया है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखने हैं प्लेनेरियंस पे। प्लेटेलियन में हो गया डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लेनेरियन में हो गया, दो चीज याद रखनी है फ्री लिविंग के साथ, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी अलॉन्ग विथ फैसिलिटी ऑफ एसेक्सुअल, नहीं सेक्सुअल भी करेंगे वो, उसकी बात पे आ रहा हूं मैं आपसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो कि आपको काफी लोअर प्रोटिस्टेंस में दिख रही होती है,
लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में दिख रही होती है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल आप चाहे याद रखो या न रखो, क्योंकि जनरल में हम लोगों ने पहले ही इसको याद रखा था कि जो प्लेटिहेलमिन्थ है वो भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पे आते हैं। प्लेटिहेलमिन्थ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में आते हैं। सो दिस इज ऑल विद द प्लेनेरियंस जो आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की, तो यहां सबसे बड़ी और जरूरी चीज जो होती है एंडोपैरासाइट के लिए वो होती है बॉडी के अंदर चिपके रहना। कि बॉडी के अंदर कैसे चिपके रहेंगे। अगर बॉडी के अंदर चिपके नहीं रहेंगे तो बॉडी के अंदर जो प्रपल्जन मैकेनिज्म है कि कहीं पर अगर इंटेस्टाइन है तो उसके अंदर पेरिस्टालिसिस या दूसरे वो पुश करके एनिमल को क्या करेगा, बॉडी से बाहर धकेल देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं है, पैरासिटिक, और ज्यादातर एनिमल्स इस फाइलम के क्या है, पैरासिटिक है। क्योंकि आपने देखा ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड दो क्लास थे ऐसे, मतलब फ्लुक्स एंड टेपवर्म्स वो पैरासाइट है, उनमें मिलेगी हुक्स एंड सकर्स। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, जब भी हम सकर की बात करते हैं तो स्पेलिंग है सकर, इंग्लिश में सक का मतलब होगा कि वो कुछ चूस लेता है, हिंदी में बात करो तो चूसना। बट हमारे एनिमल्स में ये ध्यान रखना है कि सकर्स का मतलब जो है यहां पर चूसना नहीं है। सकर जो है वो प्रीडोमिनेंटली हेल्प करेगा अटैचमेंट में, वो अटैचमेंट में। अभी मैं वापस जाऊंगा वहां पर फ्लुक्स में, क्योंकि वहां एसिटेबुलम लिया हुआ हूं। यहां मैंने टेपवर्म भी लिया है डायग्राम में। टेपवर्म को अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका जो है पोस्टीरियर एंड है और ये एंटीरियर एंड है। यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्कोलेक्स, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, स्कोलेक्स। और यहां पर ये डायग्राम है स्कोलेक्स का एनलार्ज्ड। इसमें जब आप देख रहे हैं तो यहां देखिए कुछ सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको मैंने लेवल किया है सकर्स। तो सकर्स जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगी। वो जहां पर मौजूद है, अगर वो लीवर के अंदर है, लीवर फ्लुक, तो वो उस जगह से अटैच में हेल्प करेगी जिससे उसको पुश ना कर दिया जाए। ये टेपवर्म्स पे भी मैं आऊंगा। तो हुक्स एंड सकर्स, टेपवर्म में आप देख रहे हैं कि हुक्स दिखाई दे रही है, काइटिनस, यहाँ पर 2 रोज ऑफ हुक्स दिखाई दे रही है। तो एंडोपैरासाइट्स में ये सबसे खास बात है, क्योंकि ये जो फ्लुक्स हैं ये भी एंडोपैरासाइट है और जो टेपवर्म्स है वो भी एंडोपैरासाइट है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट फॉर व्हाट, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैंने दिखाया है कि ये तो उसका माउथ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यहां से फीड करेगा, ओरल सकर आप बोल सकते हो फूड के लिए। बट ये एसिटेबुलम ये अंदर से बंद होता है, कुछ चूस के अंदर ले जाने का नहीं होता है। एसिटेबुलम को हम बोलते हैं वेंट्रल सकर, ये भी बोलते हैं। इसका काम है सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करना, अटैचमेंट प्रोवाइड करना। लीवर फ्लुक, अगर फेसियोला हेपेटिका की थोड़ी सी बात करें, यहां पर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आपको यहाँ एक चीज़ और समझनी पड़ेगी धीरे धीरे जैसे आप फाइलम में एडवांसमेंट में जा रहे हैं, कि इसके 2 होस्ट्स हैं। प्राइमरी होस्ट जो है वो शीप गोट होता है और नाम ही है लीवर फ्लुक, कि अगर उसने शीप या गोट को इन्फेक्ट कर दिया है तो वो उसके लीवर में फाइनली पहुंचेगा, लीवर रॉट डिजीज करेगा। लेकिन इसके जो सेकेंडरी होस्ट है वो हमेशा एक्वेटिक होता है, स्नेल। क्या सर इतना याद रखना जरूरी है? नो, आपको ये याद रखना है कि इसके 2 होस्ट्स हैं। जिनके 2 होस्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक में भी जब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। नाउ द क्वेश्चन, किसको प्राइमरी बोलेंगे? क्या आपका मन किया तो आप इसको प्राइमरी बोल देंगे? नो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें पैरासाइट का, जो परजीवी बोलते हैं हिंदी में, पैरासाइट का जिस होस्ट में सेक्सुअल पार्ट ऑपरेट होगा, मतलब लीवर फ्लुक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस होस्ट के अंदर रह के करेगा, वो प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। इट मीन्स कि शीप गोट के अंदर, लीवर के अंदर अगर ये मिलता है एडल्ट, तो वो वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले फाइलम में भी ये चीज मिलेगा। और इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ एक्वेटिक लार्वा, क्योंकि इसका सेकेंडरी होस्ट ही क्या है, एक्वेटिक है, फिश या फिर क्या है, स्नेल है। तो लीवर फ्लुक में मुझे क्या ध्यान रखना है कि इसके पास भी अटैचमेंट के लिए सकर्स प्रेजेंट है। इसके 2 होस्ट होते हैं लीवर फ्लुक में। सारे पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर उस पैरासाइट का सेक्सुअल साइकिल ऑपरेट करता है। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ मेनी लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ मेनी लार्वल स्टेज। पिछला जो हमने पढ़ा था प्लेनेरिया, उसमें डेवलपमेंट क्या था, डायरेक्ट था, डेवलपमेंट वाज डायरेक्ट। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, टेपवर्म्स। अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो टेपवर्म्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि सिर्फ
एक है टीनिया सोलियम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो टेपवर्म का है कि ये सब के सब जो होते हैं टेपवर्म्स, वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं अपने होस्ट पे। ध्यान दीजिएगा, लीवर फ्लूक लीवर में, सिस्टोसोमा मैंसोनी ब्लड फ्लूक ब्लड वेसल के अंदर मिलता है। तो फ्लूक्स एंडोपैरासाइट है, लेकिन वो कहीं कहीं दूसरी जगह में भी मिलता है अपने होस्ट के। बट कोई भी टेपवर्म का नाम आप लेंगे, टीनिया सोलियम अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट किया है तो हम बोलेंगे उस इंसान को टेनियसिस बीमारी हो रखी है, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, सबके नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि हमने बोल दिया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलेगा, तो आपने बोला क्या सर सबके मिलेगा? नो नो नो, मैं इसको कोट कर रहा हूं इसलिए कि जिसको टेनियसिस हो रखी है इसका मतलब उसके इंटेस्टाइन में है। टेनिया सजिनेटा ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलेगा, इकानोकोकस ग्रैनुलोसस डॉग्स फॉक्स के इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल टेपवर्म्स आर एंडोपैरासाइट तो है, बट स्पेसिफिकली ध्यान रखना है दे आर क्या? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अब आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट होने से एक बात अपने आप समझ में आ गई होगी, मैं उसको क्लेरिफाई कर देता हूं। क्या समझ में आ गई होगी? कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर जाके हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जितना होना है उसके स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसलिए बहुत स्पेसिफिक फीचर है। ऑल्दो प्लेटिहेल्मिन्थ में हम बार बार पढ़ रहे थे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, बट यहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यहां गड़बड़ हो जाएगा हमारे से अगर हमने ध्यान नहीं रखा। अगर हमने ध्यान नहीं रखा गड़बड़ हो जाएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे टेपवर्म्स क्या होते हैं अपने प्राइमरी होस्ट में इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। वहां तक होस्ट का फूड डाइजेस्ट हो गया होता है, इसलिए उनको अपने वहां से कोई फूड ओरल इंजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम पकड़ के खाएं। डायरेक्ट उनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो ऐसा बनाते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्ट उनकी बॉडी से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो नो एलिमेंट्री कैनाल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नो एलिमेंट्री कैनाल। प्लेटिहेल्मिन्थ में कोई पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, तो आपको ध्यान देना है इनकम्प्लीट, बट वहीं तुरंत मेंशन कर देना है एक्सेप्ट दैट ऑफ व्हाट? टेपवर्म्स। टेपवर्म्स के पास क्या नहीं होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं बोलता हूं सकर, तो आप बोलोगे सर सक किया, तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा सक करके वो ले कहां जाएगा? कि सर फूड सक किया, लिक्विड फूड, ले कहां जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल तो है ही नहीं उसके पास। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि यहां सकर का मतलब होता है अटैचमेंट ऑर्गन। एंडोपैरासाइट्स हैं, टेपवर्म्स इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस चलती है जो किसी भी चीज को धकेल के बाहर कर देगी और इनको वहां बने रहना होता है। ये स्कोलेक्स का पिक्चर है ऑफ टीनिया सोलियम, जिसमें आपको रोस्ट्रेलम, उठा हुआ भाग रोस्ट्रेलम बोलते हैं, जिसमें 2 रोज ऑफ हुक्स दिखाई दे रही है। काइटिनस हुक से एंटेंगल्ड रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर की म्यूकोसा में, एंड विद दैट ऑफ सकर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनमें। सकर को ये नहीं समझना है कि वो किस पे हेल्प करेगी। टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें, सारे के सारे बाइसेक्सुअल थे। शुरुआत में ही हमारी आपकी बात हो गई। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट था, किसका डेवलपमेंट? पहले प्लेनेरियंस का, लेकिन इनडायरेक्ट दोनों में है। बट पोरीफेरा की जो है वीडियो आप देखिए, वहां मैंने आपको बताया है कि पोरीफेरेंस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ऑल्दो ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने बताया था कि एक पोरीफेरा है वो भी बाइसेक्सुअल है और दूसरा पोरीफेरा उसी स्पीसीज का वो भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन जब स्पर्म मैच्योर हो रही होती है तब एग मैच्योर नहीं होती एनिमल्स में, और जब एग मैच्योर होती है तब तक उसका स्पर्म एग्जिट हो चुका रहता है। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन नहीं है बाइसेक्सुअल एनिमल्स में भी, हर्माफ्रोडाइट्स में भी। बट यहां ध्यान देना है, जैसे टेपवर्म में मैंने पहले क्या बताया सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए कि नो एलिमेंट्री कैनाल, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डायरेक्टली थ्रू क्या? बॉडी सरफेस। दूसरी बात जो ध्यान देनी है, सेल्फ फर्टिलाइज्ड एनिमल्स बाइसेक्सुअल कौन है? वो है टेपवर्म्स। अर्थवर्म भी बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन आप उसमें पढ़ेंगे कि उसमें कॉपुलेशन होती है। एक इंडिविजुअल स्पर्म डोनेट करता है, दूसरा इंडिविजुअल एग
दोनों बाइसेक्सुअल है, लेकिन एट अ टाइम दोनों एक ही एनिमल एग स्पर्म बनाकर खुद का फर्टिलाइजेशन नहीं करता। ऑल द अर्थवॉर्म में दूसरे कॉजेज भी है, स्पर्म थीका वगैरह का पोजीशन, बट आपको ध्यान रखना है, जैसे प्यूरिफरेंस में मैंने बताया था कि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बट टेप वर्म्स में आपको ध्यान रखना है, ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड एनिमल्स है, सेल्फ फर्टिलाइज्ड एनिमल्स। अगर टीनिया सोलियम की बात करें, यहां मैंने टीनिया सोलियम का एग्जांपल लिया है, तो इसका नाम है क्या, ह्यूमन और क्या, पोर्क टेपवर्म। ह्यूमन और पोर्क टेपवर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एक पैरासाइट होगा ह्यूमन, दूसरा होगा पिग होगा। तो ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि ये एडल्ट स्टेज ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिल सकता है, जिसको टीनियासिस हो रखी है, वहां इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। से एपोलिसिस से जो सेगमेंट्स कट के निकलेंगे, उसके अंदर जो ऑन्कोस्फियर्स होंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है, वो जब जाकर डेवलप करेगी पिग के अंदर, तो जिस लार्वा में डेवलप करेगी उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टीसर्कस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इंसान को जो एडल्ट से डिजीज होगी वो होगी टीनियासिस, एडल्ट से, और अगर हम उसके लार्वा से इन्फेक्ट हो जाएं तो हमें जो डिजीज होगी वो होगी सिस्टीसर्कोसिस। यहां पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ ब्लैडर वर्म और सिस्टीसर्कस लार्वा, जो नॉर्मली मिलता है सेकेंडरी होस्ट के मीट में चला जाएगा, मीजली पोर्क में। समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि बाइसेक्सुअल एनिमल है, सेल्फ फर्टिलाइज होगा, एग्स इंसान की ही एनस से बाहर आएगी क्योंकि वो इंसान के इंटेस्टाइन में है, उससे दूसरा इंसान अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसको सिस्टीसर्कोसिस हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और एडल्ट से होगी टीनियासिस। तो यहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विथ सिस्टीसर्कस लार्वा, पिछले वाले में भी इनडायरेक्ट था, और फर्स्ट जो एनिमल था प्लेनेरिया, उस पर डायरेक्ट डेवलपमेंट था। तो टेप वर्म्स में जो दो बातें आपको बहुत खास ध्यान रखनी है कि इनके पास हुक्स एंड सकर्स हैं। अगर हुक्स नहीं भी हो, सजिनेटा के पास नहीं, सकर्स तो होंगे ही होंगे। सकर्स का मतलब है अटैचमेंट, नो एलिमेंट्री कैनाल, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। दूसरा याद रखना है बाइसेक्सुअल विद सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर आप इनको नहीं भी पढ़ते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइज्ड है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर जब हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें प्लेटेलमेंट पे आ सकते हैं, तो साफ साफ है, जो पहला डिस्कशन किया था मैंने आपको क्लियरली समझाया था, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल्स, वो कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल्स, वो कौन से हैं, प्लेटेलमेंथ, एंड सर्टेनली दे आर एसिलोमेट्स, दैट्स व्हाई दे आर फ्लैट। दूसरा जो एडवांसमेंट की बात हुई थी कि फर्स्ट जो सबसे प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल एनिमल होगा वो कौन होंगे, वो होंगे फ्लैटवर्म्स, दैट इज प्लेटेलमेंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार मुझे दिख रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडवांसमेंट किसी फाइलम में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का सेल, दैट इज द फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इतना पार्ट आप क्या करिए, कवर करिए, इसको बुक से भी कवर करिए। वीडियो को अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ाकर फिर पीछे या पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, बुक से कंपेयर कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्योंकि पिछले फाइलम्स की चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में क्या करी है, कवर करी है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट फाइलम। थैंक यू वेरी मच।